लोग देख रहे हैं एनर्जी एनालिसिस इन वेव। देखिए, एक वेव के हमने इक्वेशन को यहां सोचा और ये धागा देख रहे हैं, ये जो साइन कर्व जैसा दिख रहा है धागा, और चूंकि इनफाइनाइट पे जाके बांधा है हमने धागे को, तो पूरे धागे की एनर्जी को एक साथ नहीं सोचेंगे। एक सेक्शन लिया x डिस्टेंस पे dx, उसका मास होगा म्यू dx, म्यू को मान लिया है मास पर यूनिट लेंथ। अब जो इसका मास है डेल्टा m, उस डेल्टा m को लेके हम एनर्जी सोचते हैं उसकी, तो वो जो डेल्टा m है अप एंड डाउन मूव कर रहा है। अप एंड डाउन छोटा सा एलिमेंट अप एंड डाउन मूव कर रहा है, तो उसका जो y होता है वो डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, तो y का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी देगा, और वो हमने पिछले टर्म पे डिराइव किया है पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस v इंटू स्लोप। तो पार्टिकल वेलोसिटी के बदले माइनस v इंटू स्लोप लिख लिया। तो डेल्टा के उस टुकड़े का डेल्टा x का हम लिख रहे हैं हाफ डेल्टा m v पार्टिकल स्क्वायर। डेल्टा m को लिख दिया म्यू डेल्टा x, और v पार्टिकल को लिख दिया माइनस v इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स स्लोप। और वेलोसिटी जो v है वेव का, वो अंडर रूट टी बाई म्यू होता है, टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ। ये हम आगे फिर एक बार देखेंगे डिराइव करके। उसको ले जाकर रख दिया, तो देखो किन चीजों पे ये एनर्जी डिपेंड कर रहा है। एक तो स्लोप पे, किसी भी सेक्शन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक स्लोप पे, और दूसरा टेंशन पे। अच्छा ये बताओ, एंटी नोड के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा या नोड के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा? तो नोड पे स्लोप ज्यादा है, और एंटी नोड वाले पोजीशन पे तो स्लोप 0 है। और वैसे भी अकल लगाओ यार, एक्सट्रीम पे तो रुकेगा ना पार्टिकल एसएचएम में, तो वो काइनेटिक एनर्जी वहां है ही नहीं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया डेल्टा के ई बाई डेल्टा एक्स, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ हाफ इंटू टेंशन इंटू स्लोप स्क्वायर। वाई एक्स वाला जो धागे का कर्व दिख रहा है उसका स्लोप। तो एंटी नोड पे मिनिमम 0 होगा, और नोडल पॉइंट्स के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। यहां तक सब लिख चुके हो तो आगे बढ़ते हैं। ये जब यहां तक हम पहुंच गए तो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं और देखते हैं कि वही धागा लेकिन इसमें अब हम एनालाइज करना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्स डिस्टेंस पर आ गए, ये dx टुकड़ा या डेल्टा एक्स टुकड़ा ले लिया, और उसके पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात करना चाहते हैं। अब ध्यान से सोचो, जब यहां वेव नहीं था, तो ये जो लेंथ दिख रहा है धागे का डेल्टा एक्स, वेव के होने पर वहां से गुजरते समय इसका लेंथ बदल करके हो गया डेल्टा एल। इसका मतलब वायर को खींचा गया, और वायर को खींचा गया तो उसका शेप बदला है और साइज बदली है उस डेल्टा एक्स टुकड़े की। इसका मतलब वहां इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा पी करते हैं। ये अब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक, इलास्टिक तो मीडियम है, तो मीडियम में इलास्टिसिटी होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ फोर्स जो है साइज को बदलने वाला वो टी, और उसने क्या किया है, जो साइज को बदला खींचा, तो डेल्टा एल माइनस डेल्टा एक्स, रफली ये चेंज हुआ है लेंथ में, तो ये वर्क डन हो गया जो पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया। टेंशन ने खींच करके ये वर्क डन किया। यहाँ और आगे यदि हम बढ़ते हैं तो ये हो जाता है टी, और डेल्टा एल के बदले हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, यदि इसे डेल्टा वाई कह लें, माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एल के बदले हमने लिखा है वो राइट एंगल ट्रायंगल अप्रोक्सीमेट एज्यूम करके, और डेल्टा एक्स आप कॉमन ले लो, डेल्टा एक्स कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आ गया, ध्यान से देखना, 1 प्लस डेल वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस 1, और साथ में ये ब्रैकेट। अब यहां चेक करिए, ये डेल्टा पी हमारे पास है,
डेल्टा पीई हमारे पास है। अब ये जो देख रहे हैं आप वैल्यू डेल्टा पीई बाई डेल्टा एक्स, ये आ गया टी, और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं 1 प्लस 1/2 डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल्स 1 प्लस एन एक्स, और ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो आ गया 1/2 इंटू टी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर। तो ये तो वैसा ही हो गया जैसे था डेल्टा के ई बाई डेल्टा एक्स, चेक करो। तो बड़ा आराम रहा, अपने पास सेम फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? तो डेल्टा पीई बाई डेल्टा एक्स, ये भी आ गया हाफ इंटू टी इंटू स्लोप स्क्वायर, और जो है डेल्टा के ई बाई डेल्टा एक्स के बराबर। तो हम लोगों ने अब क्या देखा कि जहां स्लोप ज्यादा होगा वहां काइनेटिक एनर्जी, जहां स्लोप ज्यादा होगा वहां काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, और वहां पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा। और अब आपके दिमाग में टेंशन बढ़ेगा। जहां स्लोप ज्यादा वहां काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, और टेंशन भी ज्यादा। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, दोनों एक साथ कैसे ज्यादा, अब इस पे विचार करेंगे 2 मिनट। लाइट आ गई जो सर सही है। तो ये भी रखो सामने में, वो भी आ जाएगा सामने में। वो सर वो केबल छोटी है। अच्छा वो केबल छोटी है, तो फिर यही रहने दो, बंद करो उसको। तो अब आपको क्या करना है, ये पता करना है कि ये पता होना है कि एनर्जी नोड पे काइनेटिक भी ज्यादा है और पोटेंशियल भी ज्यादा है। जबकि एसएचएम में हम क्या सोचते थे, हाँ एसएचएम में सोचते थे काइनेटिक जहां मैक्सिमम वहां पोटेंशियल मिनिमम। और उसके पीछे का कारण भी तो सोचो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिलकर के कांस्टेंट होता था। लेकिन यहां पर यदि ऐसा होगा तो फिर वेव की खासियत क्या रह जाएगी? वेव में तो एनर्जी को आगे बढ़ना है ना। यदि वो एक ही जगह पे कांस्टेंट रहेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? तो होता क्या है कि नोडल पॉइंट्स जो है वहां मैक्सिमम है एनर्जी, काइनेटिक भी ज्यादा और पोटेंशियल भी ज्यादा, उनका सम ऑब्वियस है टोटल एनर्जी ज्यादा। तो नोडल पॉइंट्स आप जर्क दो धागे पे कंटिन्यूअस, देखो धागे पे नोडल पॉइंट्स आगे बढ़ता दिखेगा। तो नोडल पॉइंट्स आगे बढ़ता दिखेगा मतलब एनर्जी मीडियम में आगे जा रही है, इसलिए नोडल पॉइंट्स पे मैक्सिमम एनर्जी है, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी, और नोडल पॉइंट शिफ्ट हो रहा है। ये बात समझ में आई? तो आप के सामने यदि ये चित्र दे करके कहा जाए कि धागे पर ये वेव है और बताओ एक छोटे छोटे इनके मैंने सेक्शन बना दिए, 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4, ये सारे डेल्टा एक्स लेंथ के सेक्शन हैं। तो यदि ये डेल्टा एक्स लेंथ के सेक्शन हैं तो इस सेक्शन में आपको क्या बताना है कि किस सेक्शन की एनर्जी ज्यादा है। तो यहां पर जो है डेल्टा के ई
भी 0 और डेल्टा P भी 0। क्यों? क्योंकि स्लोप 0 है। और यही कहानी होगा 3 के भी। और ये 2 पे क्या देख रहे हैं? स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम। तो इसीलिए डेल्टा के ई बाई डेल्टा एक्स भी मैक्सिमम और डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स भी मैक्सिमम। और नोडल पॉइंट्स मीडियम में शिफ्ट होगा, नोडल पॉइंट्स मीडियम में शिफ्ट होगा, तो इसका मतलब एनर्जी जो है वो मीडियम में आगे जाएगा। तो वेव में इस तरह से एनर्जी देख रहे हैं, नोडल पॉइंट के शिफ्ट होने के साथ एनर्जी आगे बढ़ता हुआ। अब यदि हम लोग एनालिसिस करें टोटल एनर्जी बाय डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा डेल्टा के ई बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा पी ई बाई डेल्टा एक्स, और ये हो जाएगा ट्वाइस डेल्टा के ई बाई डेल्टा एक्स, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1/2 इंटू टी इंटू स्लोप स्क्वायर। तो टी इंटू स्लोप डेल वाई बाई डेल एक्स जो है स्क्वायर। डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स हमें ये दिख रहा है। तो टोटल एनर्जी भी वही स्लोप पे ही डिपेंड कर रहा है, स्लोप जहां ज्यादा वहां टोटल एनर्जी ज्यादा। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि ये जो डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स हमारे पास आ रहा है वो टी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। साइन का कॉस और माइनस के बाहर आया होगा, स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, ये तो था ही ए स्क्वायर, और टी के बदले लिख रहे हैं म्यू वी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि v इक्वल्स टू था, हमने बोला है कुछ देर पहले, टी बाई म्यू, और ए स्क्वायर, और के स्क्वायर के बदले में लिख रहे हैं हाँ ओमेगा बाई वी, ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ये वी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां पे हमारे पास आ गया म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। यदि इसका मैं एवरेज वैल्यू देखूं तो एवरेज वैल्यू में म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर तो अलग हट गया, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है और कॉस स्क्वायर का, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा? तो 1 + 0/2 एवरेज वैल्यू कॉस स्क्वायर का लेते हैं। तो यहां हमारे पास आ गया 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये एवरेज टोटल एनर्जी आ गया, एवरेज टोटल एनर्जी आ गया, और ये डेल्टा एक्स। और याद करो जब आप काम करते हैं वेव में
इनफाइनाइट धागा है तो एनर्जी टोटल धागे का पूछेगा नहीं, तो धागे का किसी सेक्शन डेल्टा एक्स टुकड़े से पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी गुजर कर आगे बढ़ रहा है, तो दैट विल बी एवरेज जो एनर्जी जा रहा है डेल्टा टीई पर यूनिट टाइम, डेल्टा टीई बाय डेल्टा स्मॉल टाइम टी इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डेल एक्स बाई डेल टी, और डेल एक्स बाई डेल टी क्या हो जाएगा वी, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो ये एवरेज पावर आ गया, एवरेज पावर, और ये कितना हो गया हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये एवरेज पावर हमारे पास आ गया, क्यों? क्योंकि हमने कैलकुलेट किया है कि पर यूनिट टाइम एवरेज एनर्जी कितना है जो आगे बढ़ता है, तो पर यूनिट टाइम एनर्जी प्रोपगेशन को आप क्या कह देंगे, एवरेज पावर। ये है एवरेज पावर, एवरेज पावर। तो ये भी फॉर्मूला 3 स्टार कर दो, ये ध्यान रखना है। एवरेज पावर का फॉर्मूला है हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एवरेज पावर का फॉर्मूला है हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखते हैं, डेरिवेशन याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिजल्ट हमें याद रखना है। एवरेज पावर दैट इज हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। म्यू है मास पर यूनिट लेंथ और ए है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, वी है वेलोसिटी ऑफ वेव, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब ध्यान से सुनिए, जब आप लाइट की बात करते हैं तो बल्ब खरीद कर लाते हैं, उस पर लिखा देखते हैं 60 वॉट, वो तो पावर है ना, पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी बाहर आई। लेकिन लाइट से वो भी वेव है, वैसे ही साउंड के लिए भी 1000 वाट का स्पीकर। अब पंगा इस बात को लेके है कि लाइट में आपके कॉपी पे कितनी एनर्जी आ रही है, कहीं जहां आप लिख रहे हैं वो उस बल्ब से कितनी रोशनी निकली उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। मतलब बल्ब से आर डिस्टेंस पर यदि हम हैं तो वहां हमें कॉपी रखने पर कैसा फील आ रहा है, ब्राइटनेस, और उसे चेक करने के लिए एक स्पेशल टर्म हम डिस्क्राइब करते हैं इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एक इस पावर से भी इंपॉर्टेंट टर्म है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब सोचो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर बाय एरिया। अब ध्यान से देखिए, जो वायर आपने लिया जिस पे वेव देख रहे हैं, जब एरिया की बात करेंगे तो कौन सा एरिया, ये एरिया वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया। तो पावर का फॉर्मूला क्या था, वो इंटेंसिटी के लिए देखिए, पावर का जो फॉर्मूला था 1/2 म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय एरिया जो है, यदि एरिया कह देते हैं यहां पर एरिया, रेडियस उसका देख लेते हैं आर, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और आप म्यू के बारे में क्या बात कर रहे हैं, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, यूनिट लेंथ ऑफ वायर। तो मास कैसे लिखोगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू डेंसिटी रो अपॉन, ध्यान देना, एल। तो
आपने इसको L से डिवाइड किया, तो ये L से डिवाइड कर दिया, ये L और L कैंसिल आउट हो गया, तो जो म्यू का वैल्यू आ रहा है म्यू बाय पाई आर स्क्वायर का, वो चेक करिए किसके बराबर हो गया, रो के। म्यू पाई आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, रो के। तो आपने आई के लिए क्या देखा, 1/2 रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर से मैं लिख रहा हूं, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये 7 स्टार आइडिया। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एम्पलीट्यूड ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड कम तो इंटेंसिटी कम। ये इस सारे कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया। इंपॉर्टेंट था एनर्जी पर यूनिट लेंथ, काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी का प्रोपगेशन हो रहा है, एवरेज एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज एवरेज पावर। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एवरेज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और वो हो गया इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1/2 रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और एवरेज पावर क्या था, एवरेज पावर था वो 1/2 म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आप यदि इस बात पे गौर करते हैं, एम्पलीट्यूड यदि किसी वेव का ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उस वेव में जो एनर्जी का प्रोपगेशन हो रहा होगा, एवरेज किसी भी सेक्शन से देखें, लेफ्ट से राइट जा रही है एनर्जी धागे पे, तो वो एनर्जी का प्रोपगेशन का जो होगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज इंटेंसिटी, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर आपके सामने जो वैल्यूज आए उनको देखें एक बार। ये है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, उस पे वेव को जाते देख रहे हैं, इसको +x कह दिया, वेव का वेलोसिटी v देख रहे हैं। इक्वेशन हमने सोचा a sin ओमेगा t माइनस kx, जहां पर हम लोगों ने देखा था k = ω/v। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ जो एनर्जी होगा काइनेटिक पर यूनिट टाइम पर यूनिट लेंथ, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ जो होगा, ये दोनों ही एक जैसे हैं, और ये है हाफ इंटू टेंशन टी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स स्लोप का स्क्वायर। और यही जो है, तो डेल टी बाई टोटल एनर्जी बाई डेल्टा एक्स क्या हो गया, वो हो गया टी इंटू स्लोप स्क्वायर। तो आपको यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, डेल के ई बाई डेल एक्स प्रोपोर्शनल टू स्लोप स्क्वायर, डेल पी बाई डेल एक्स प्रोपोर्शनल टू स्लोप स्क्वायर, और डेल टी बाई डेल एक्स प्रोपोर्शनल टू स्लोप स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां स्लोप ज्यादा वहां ये सारे ज्यादा। और फिर हमने बात की कि नोडल पॉइंट्स पे जो है स्लोप ज्यादा होने के कारण काइनेटिक भी ज्यादा, पोटेंशियल भी ज्यादा, और टोटल भी ज्यादा। और जब हम देख रहे हैं किसी धागे पे वेव को, तो कुछ देर बाद हम वेव का ऐसा देख रहे होते हैं सीन, तो नोडल पॉइंट्स देखिए ना, रेड वाले केस में क्या हुआ, आगे बढ़ गया ना, तो ब्लैक वाला जो था वो आगे शिफ्ट हुआ, तो एनर्जी जो है वो मूव कर रहा है, एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। तो एनर्जी के जाने का जो एवरेज, पहले तो एनर्जी का जो था वो एवरेज पावर वाला फॉर्मेट हमने देखा, हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इंटेंसिटी की बात की, हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहां तक हमने एनर्जी एनालिसिस करके देखे। अब हम बारी आता है, अब हम ये सोचते हैं कि जो कोई हम वेव देख रहे हैं,
तो इनके किसी छोटे से सेक्शन की मैं बात करूं, उस सेक्शन के लिए इसके दोनों किनारे पर टेंशन टी को देखो, ये डेल्टा थीटा देखो, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो। उस छोटे से सेक्शन जिसको आपने एलिमेंट माना है, उस एलिमेंट का लेंथ कितना हो गया? इस एलिमेंट का लेंथ हो गया, जिसे आपने सिस्टम कह लिया, ये उसका जो डेल्टा एम लिखेंगे वो आर डेल्टा थीटा इंटू म्यू हो गया, म्यू मास पर यूनिट लेंथ। और आप यदि सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट यूज करते हैं तो सर्कुलर मोशन के सेंटर दिख रहा है, वेलोसिटी दिख रहा है, तो बाय कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन एट एन इंस्टेंट for the element of mass delta m, 2t sin delta theta by 2, हाफ करके वो t का कंपोनेंट लेंगे जो नीचे की तरफ, इक्वल्स टू डेल्टा m v स्क्वायर बाय r। आप यदि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन देखते हैं तो 2t डेल्टा थीटा बाय 2, डेल्टा m के बदले म्यू आर डेल्टा थीटा इंटू वी स्क्वायर बाय आर, आर और आर कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा थीटा कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो वी स्क्वायर हो गया टी बाय म्यू, और वी का वैल्यू आ गया अंडर रूट टी बाय म्यू, और वी का वैल्यू हो गया अंडर रूट टी बाय म्यू के बदले पाई आर स्क्वायर इंटू रो। वायर का जो मास पर यूनिट लेंथ था वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डेंसिटी आ गया। वायर यदि थिक होगा तो रेडियस ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी। वायर यदि थिन होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ, तो वो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। टेंशन ज्यादा हुआ, और टेंशन निकालना किस चैप्टर में आप जानते हैं? टी टेंशन, ये जो देखते हो आप एनएलएम में, सर्कुलर में, ये रोटेशन में, फ्रिक्शन में, मतलब टेंशन के लिए आपको पूरे मैकेनिक्स आने चाहिए, और मैकेनिक्स आता है। और फिर रेफरेंस फ्रेम का भी ध्यान रखना है। रेफरेंस फ्रेम, टेंशन यदि फिक्स होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट, टेंशन यदि वेरी कर रहा है तो वेलोसिटी वेरिएबल, वेलोसिटी वेरिएबल तो एक्सेलरेटेड मोशन भी हो जा सकता है। तो हमारे पास फॉर्मूला, हाँ इसे चाहे तो आप एक बार नोट कर लें। ये धागा देख रहे हैं, एक धागे पे वेव के बारे में मैंने सोचा, एक सेक्शन ले लिया छोटा सा, और उस सेक्शन के सर्कुलर मोशन की मैंने एलिमेंट एक खास इंस्टेंट पर उसके सर्कुलर मोशन जैसा एक एनालिसिस किया। टेंशन के आप टुकड़े कैसे करते होगे? तो टेंशन के टुकड़े करने के लिए आप क्या करते होगे? ये बीच में एक लाइन खींचते होगे, ये दोनों जो टी आ रहे हैं उस टी के जो कंपोनेंट बनते होंगे इस तरफ वाला, ये दो एंगल बराबर कर देते होगे, डेल्टा थीटा बाय 2 डेल्टा थीटा बाय 2, और इधर उन दोनों के कंपोनेंट आ जाते होंगे टी साइन डेल्टा थीटा बाय 2 टी साइन डेल्टा थीटा बाय 2, क्योंकि ये जो रेडियस जाता होगा टी टेंजेंट होगा वहां 90 डिग्री बनता होगा, तो ऊपर वाला कोना 90 माइनस डेल्टा थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो इसीलिए कॉस 90 माइनस डेल्टा थीटा बाय 2 साइन डेल्टा थीटा बाय 2 आ जाता होगा वर्टिकल डाउन। v हो गया अंडर रूट टी बाय पाई आर स्क्वायर इंटू रो। म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, तो आप लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू रो अपॉन एल, तो ये म्यू का वैल्यू आ जाता है पाई आर स्क्वायर इंटू रो।
तो मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। मास पर यूनिट लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मटेरियल की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और टी टेंशन है। आइडियल कंडीशन में वायर में हर एक जगह टेंशन एक जैसा हम देख रहे होंगे। तो क्या सर टेंशन हमेशा एक जैसा होगा? तो इलास्टिसिटी में क्या देखा, एक वर्टिकली हैंग्ड हेवी रोप के अलग अलग सेक्शन में अलग अलग टेंशन था। यदि जमीन पे लेटा पड़ा रोप रहेगा और उसको खींच रहे होंगे एक सिरे पे, दूसरा सिरा फ्री है, तब भी टेंशन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो जाता है। तो टेंशन हमेशा एक जैसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। यदि एक जैसा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट मिल सकता है, यदि एक जैसा नहीं है तो वेरिएबल मिल सकता है। कैलकुलस खेल सकते हैं। तो अभी जो आपके पास फॉर्मूले आए, वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ ट्रेवलिंग और प्रोग्रेसिव वेव, on a stressed string equals to V equals to under root T by mu या under root T by pi r square into rho, जहां पर ये जो है रो है इस वायर की डेंसिटी और ये r जो है उसका रेडियस, ये वायर जो है उसका रेडियस और डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी, और T है टेंशन इन द वायर। तो वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप 5 स्टार फॉर्मूला बना दो। इसकी 7 स्टार बनाने का मन करे तो घबराइए नहीं, बना सकते हैं। 50 क्वेश्चन में से 25-20 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसी फॉर्मूले पे अच्छी बनाना। इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो कि 7 स्टार भी बनाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि अब 20 क्वेश्चन क्यों देगा HCl में। तो आप समझो ना, वेलोसिटी वेव की बात कर रहे हैं तो एनर्जी प्रोपगेट हो रहा है, इंपॉर्टेंट आइडिया तो यही है। एनर्जी प्रोपगेशन का जो एक तो रेट दैट इज इंटेंसिटी, जिसे हमने 7 स्टार पहले ही बना दिया, और दूसरा वेलोसिटी, ये दोनों ही 7 स्टार 5 स्टार वाले कैटेगरी के आइडिया जरूर है। आप किसी नदी में पानी को बहते देखो, कोई ये नहीं पूछेगा कि नदी में पानी कितना है बताओ, अरे भाई कहाँ बताऊं, ये पूछेगा कि पानी किस रेट से फ्लो कर रहा है आपके नजरों के सामने, या पानी का स्पीड बताओ, ये दोनों में से एक आइडिया पूछेगा। तो उसी तरह धागा एक नदी हुआ, उसमें एनर्जी फ्लो कर रहा है, तो आपसे या तो पूछेगा कि एनर्जी के फ्लो का स्पीड बताओ या एनर्जी के फ्लो का रेट बताओ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, दैट इज इंटेंसिटी। तो आप खुद ही फील करो कि यहाँ एनर्जी कितना है, ये बेवकूफों वाला क्वेश्चन है। एनर्जी का फ्लो का रेट बताओ या एनर्जी के फ्लो का जो स्पीड है वो बताओ। तो ये हुआ जेन्युइन जो पूछा जाने लायक क्वेश्चन है। तो इसीलिए इनको फोकस करें, इन फॉर्मूले को फोकस करें। मजे लेने के लिए आप देखें एक नजर में, इस पे जो वेव जाता देखेंगे उसका वेलोसिटी क्या होगा। इसी को आप एक कार में देखिए जो ए एक्सलेशन से जा रही है, उस पे जो वेव जाएगी उसका वेलोसिटी क्या होगा। ये लिफ्ट देखिए, लिफ्ट ए एक्सलेशन से ऊपर जा रही है, उस पे ये ब्लॉक टंगा हुआ है, इसमें जो वेव जाएगा उसका वेलोसिटी क्या होगा। ये आप देखिए एक वायर जो है वो खुद जो है वो कैपिटल M मास का L लेंथ का है, इसमें जब आप जर्क देंगे तो उसमें जो ऊपर जाएगा वेलोसिटी उसका क्या होगा। इन सारे केस में वेलोसिटी ढूंढिए। तो सारे केस में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, इन तीनों में जो है टेंशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा पूरे वायर पे।
लेकिन जो चौथा वाला है, इस चौथे वाले में क्या लफड़ा है कि हर एक अलग अलग सेक्शन का टेंशन अलग अलग है। तो इस रोप में अलग अलग सेक्शन का टेंशन अलग अलग होने के कारण वेलोसिटी अलग अलग हुआ। और वेलोसिटी यदि है तो जर्क को ब्लॉक से छत तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। ये तो 3 में काम कर जाएगा, लेकिन चौथे में काम नहीं करेगा क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। यदि एक्सेलरेटेड कांस्टेंट होगा एक्सेलरेशन, यदि तो s बराबर हाफ at स्क्वायर, और यदि वेरिएबल है तो कैलकुलस अप्लाई कर देंगे, और क्या करेंगे। हाँ, मुझे थोड़े ना पता है वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये पता है। तो कितने dv बाई vdv बाई dx एक्सेलरेशन निकल आएगा। अरे तुम खुद बताओ ना, वेरिएबल जब है तो क्या करोगे, या तो dv बाई dt कर लो या vdv बाई dx कर लो ना। मुझे याद है g/2 आएगा, वो भी बोल देता हूँ। कांस्टेंट आ गया तो दुख करने वाली कौन सी बात है, कुछ हो जाओ। s बराबर हाफ at स्क्वायर यूज कर सकते हो। चलो 2 ही सेकंड लगेगा। चौथे वाले में एक काम करो ना, x डिस्टेंस पे चले जाओ, यहाँ dx टुकड़े, यहाँ x डिस्टेंस पे जाकर के dx भी मत लो, x डिस्टेंस पे जाके टेंशन ढूंढो। x डिस्टेंस पे जाके यदि तुम टेंशन ढूंढ रहे हो तो इसको सिस्टम मान लिया, m/l इंटू x इंटू जी, ये है टेंशन। तो टेंशन जब निकल आया तो टेंशन कितना हो गया, म्यू एक्स जी। टेंशन आ गया, ध्यान से देखो, म्यू एक्स जी। और टी बाई एक्स का नाम आप, टी बाई म्यू का नाम आप जानते हैं, टी बाई म्यू का नाम स्क्वायर रूट ले लो तो आ जाएगा भी। तो वेलोसिटी कितना दिखने लगा, अंडर रूट एक्स जी। और डीवी बाई डी एक्स कितना दिखने लगेगा, अंडर रूट जी और 1/2 रूट एक्स। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो एक्सलेशन आ जाता है, वी डीवी बाई डी एक्स, चेन रूल। तो ये कितना हो गया, g/2, एक्सलेशन आ जाएगा g/2। तो वेव को नीचे से ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो s बराबर भी, देखो x जब 0 है नीचे वाला पोजीशन, तो v 0 होगा। तो s बराबर हाफ at स्क्वायर, और s का वैल्यू है l, a का वैल्यू है g/2, और ये t स्क्वायर। तो t का वैल्यू हो गया अंडर रूट 4l/g, अंडर रूट 4l/g। अंडर रूट 4l/g होगा नीचे से ऊपर तक जाने में लगने वाला टाइम। पहले वाले केस में भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट टी बाई म्यू, टी पूरे वायर में एक जैसा हम कह देंगे mg, म्यू उस वायर का दिया गया होगा। दूसरे वाले केस में देखो v क्या होगा, अंडर रूट टी बाई म्यू, और t क्या हो जाएगा, ma स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाई म्यू। और तीसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, v अंडर रूट टी बाई म्यू, t का वैल्यू हो जाएगा mg प्लस ma स्यूडो बाई म्यू। यहाँ पर देखो ना, mg ma, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, अंडर रूट mg स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर। यही तो हो जाएगा टेंशन। टेंशन जब निकल आता है तो फिर आप टेंशन बाई म्यू कर देते हो तो वेलोसिटी निकल आती है। वृंदा, वेलोसिटी का आइडिया समझ में आया या नहीं? सर आ गया। एनर्जी वाले में आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए, केवल एक पॉइंट ये सोचिए कि वेव मोशन में एनर्जी लेफ्ट से राइट जा रही थी धागे पे, तो वहां पर एनर्जी कितना है वायर पे नहीं पूछेगा, एनर्जी कहाँ ज्यादा कहाँ कम, तो नोड पे ज्यादा और एंटी नोड पे कम। जहां स्लोप ज्यादा वहां काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, पोटेंशियल भी ज्यादा, टोटल भी ज्यादा। और ये पूछेगा कि एनर्जी पर यूनिट टाइम कहां पर ज्यादा, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम जहां, सॉरी, एनर्जी पर यूनिट टाइम एवरेज कितना फ्लो कर रहा है, तो दैट इज पावर, एवरेज पावर 1/2 म्यू भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और इस एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एवरेज कितना गुजर रहा है वायर पे किसी भी सेक्शन में, तो वो कहलाएगा इंटेंसिटी, 1/2 रो भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा एनर्जी के लिए। ओके सर। सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पल्स यानी नीचे से झटका दिया है सर। आप जर्क दोगे तो क्या होगा, नीचे वाले ब्लॉक को शेक कर दो तो क्या होने वाला है, इस बीच से ऐसे नहीं कर सकते सर। वो तो जर्क हुआ। और वेव कंटिन्यूअस रखना चाहते हैं तो क्या करोगे, कंटिन्यूअस जर्क दोगे। तो ये रो तुम एक ही जर्क दे के छोड़ दो, जर्क भी दोगे तो वो ऊपर बढ़ेगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, कितने देर में छत तक पहुंच जाएगा।
बीच में से नहीं दे सकते तो अरे कहीं से भी दो ना यार, लेकिन जर्क धागे में डिस्टरबेंस कैसे क्रिएट करोगे, ये तो दूसरा टेंशन है। पहला टेंशन तो ये है कि यदि जर्क आएगा तो किस स्पीड से मूव करेगा, वो तो रूट टेबल तो बस पहले उससे फिर सेट कर लो दिमाग में। सितार का वायर होता है तो उसमें वायर का खूंटी हिला के थोड़े ना धागा को हिलाते हो। भाई गिटार का वायर, सितार का वायर बीच में ही तो कहीं स्ट्राइक करते हो, वो तो कर ही सकते हैं। यहाँ ब्लॉक दिख रहा है, ब्लॉक को जर्क दे दिया, सेक कर दिया, नहीं तो बीच में जाके धागा को स्ट्राइक करते, स्ट्राइकर लाके, ठीक है। और वहां पर क्या होता है, धागा छोटे होने के कारण जर्क जाएगा दीवार तक और वापस भी तो आएगा, तो वापस आएगा तो दो वेव एक साथ यदि आ गया तो फिर सुपर पोजिशन होगा, तो फिर वहां स्टैंडिंग वेव पढ़ेंगे, ट्रैवलिंग वेव नहीं पढ़ेंगे। अभी कौन सा वेव पढ़ रहे हैं, इनफाइनाइट पे धागा बांध के आए हैं। क्यों इतना दूर गए बांधने के लिए धागा, सोच के तो देखो, थक नहीं गया होऊंगा जाने में, इसलिए कि धागा का जो जर्क जाए वो वापस ना चला आए कभी। अभी केवल मुझे एक वेव चाहिए, ये तभी होगा जब इनफाइनाइट तक गया हुआ, ठीक है। तो जब एनर्जी इन जा रहा है इनफाइनाइट, तब हम ट्रैवलिंग वेव वर्ड यूज करेंगे, और यदि वो वापस आएगा फिर सुपर इम्पोज होगा, तब वो स्टैंडिंग वेव। अभी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, इसमें सोच रहे हो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, तो ट्रैवलिंग से ज्यादा अकल क्यों लगा रहे हो, स्टैंडिंग का एनालिसिस अलग होगा, ठीक है। और ये तो लेंथ आपने फिक्स किया ना, फिक्स किया हुआ है, क्योंकि यदि थोड़ा सा भी मैं जर्क दूंगा तो जाएगा ही ना। यदि मैं एक पल्स दूंगा, जर्क देके छोड़ दिया तो जर्क गया, यदि आएगा तो जाने वाला नहीं मिलेगा, जा रहा था तो आने वाला नहीं था कोई, तो दो तो नहीं था ना, एक ही था ना। देख हमने पूछा कि कितना होगा वेलोसिटी, तो बता दो, जाने में कितना टाइम लगा छत तक, वो तो बता दो। स्टैंडिंग का हमने मौका ही नहीं दिया, मान लो। अभी फिलहाल हम लोगों के पास वेलोसिटी लिखने का तरीका आ गया। वेलोसिटी वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, वो अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग हो सकते हैं। तो उनके लिए कम से कम 2500 क्वेश्चन एच सी वर्मा किताब में है, उनको आप चाहो तो बना सकते हो। तो अभी अभी ताजे ताजे कुछ फॉर्मूले आपके सामने जो प्रकट हुए, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अरे सर कितनी बार लिखोगे, एक टोटल एनर्जी बाय डेल्टा एक्स। ये जो इक्वेशन है ये ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है, ट्रैवलिंग वेव डेल्टा, ये हो गया था टेंशन टी इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स का स्क्वायर, और डेल्टा के ई बाई डेल्टा एक्स, ये डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स, ये आ गया था 1/2 टी डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर। और तीसरा चेक करो, यहां पर पावर एवरेज आ गया था, एवरेज पावर 1/2 म्यू भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। चौथा देखो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आई इक्वल्स टू 1/2 रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पांचवा देखो v इक्वल्स टू टी बाई म्यू टी बाई पाई आर स्क्वायर इंटू रो। छठा देखो, बहुत हो गया, वो ऊपर है सर। अब ये जो सारे फॉर्मूले आपके पास आए हैं, इन पे बहुत से क्वेश्चन आपको बनाने का मौका मिलने वाला है। तो आप फॉर्मूले को दिमाग में सेट करो, उनके इंपॉर्टेंस को फील करो, और पूरी ऊपर वाले जो तीनों हैं इनमें स्लोप इंपॉर्टेंट है, स्लोप का स्क्वायर। तो स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, स्लोप का स्क्वायर है। तो जब भी आप बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव ही है, काइनेटिक एनर्जी भी पॉजिटिव ही है, और टोटल एनर्जी भी पॉजिटिव है, नेगेटिव यहाँ कुछ नहीं है। ट्रैवलिंग वेव में नोड पर मैक्सिमम एनर्जी होता है और वही शिफ्ट होता है, इसीलिए ट्रैवल करना हम कहते हैं। प्रोग्रेसिव वर्ड, ट्रैवलिंग वर्ड सिनोनिम्स है, एक दूसरे के बदले यूज कर सकते हैं कोई। ट्रैवलिंग वर्ड और प्रोग्रेसिव वर्ड दोनों एक दूसरे के बदले यूज होता है। ये सारे फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। वेव का जाना, ये दिखने लगा, ट्रैवल करना दिखने लगा,